गुड मॉर्निंग। कंटिन्यूइंग द चैप्टर सब्सिडरी बुक्स में आज फिर एक बार आपको कैश बुक का एक और क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और फॉर्मेट बना हुआ है, मैं उसको आपको सॉल्व करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन्स जो दे रखे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले जो आपको ट्रांजेक्शन दे रखा है 1 मार्च 2020 हमारा बैलेंस दे रखा है। तो बैलेंस में कैश बुक का बैलेंस दे रखा है जो कि पॉजिटिव है, और पासबुक का जो बैलेंस दे रखा है वो आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है। तो कैश बुक का बैलेंस, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैश बुक का बैलेंस जो भी होगा ओपनिंग वो हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा, जबकि पासबुक का जो बैलेंस होता है मतलब बैंक बैलेंस जो है वो आपका डेबिट या क्रेडिट दोनों तरफ में से कहीं भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में जो बैलेंस है वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स आपके आ रहे हैं गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ऑब्वियसली ये ट्रांजेक्शन कैश में है तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और बिकॉज ऑफ थ्रू दिस ट्रांजेक्शन वी आर रिसीविंग द कैश, जो हमारा रिसीट साइड होता है वो ये वाला साइड होता है, तो ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके कंटिन्यूएशन में सेम डे में एक और ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू अमर। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। जब भी नाम आपको दे रखा होता है तो आप उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं, या हमेशा अज्यूम करते हैं कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि उसमें कैश के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखी है। ये जो अमाउंट लिखा हुआ है दिस इज द वर्थ ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्योंकि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अनटिल अनलेस यू वैल्यूड द ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी वैल्यू हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो है यहाँ पे जो 20,500 लिखा हुआ है ये प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है, इट इज नॉट द कैश, ठीक है। तो ये एक क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि कैश बुक में हम सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में किए जाते हैं। उसके बाद ये रखा है फर्नीचर परचेज ₹3500 एंड रेंट पेड ₹2500। यहाँ पे आपको ऐसा क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि आपने कैश में पे किया है या फिर चेक से पे किया है, ठीक है। तो जब तक चेक मेंशन्ड नहीं हो तब तक हम उसको कैश मानेंगे, मतलब ये दोनों ट्रांजेक्शन पेमेंट के हैं तो इस तरफ रिकॉर्ड होंगे और कैश में रिकॉर्ड होंगे। उसके बाद दे रखा है रिसीव चेक फ्रॉम आवर ऑन अकाउंट ऑफ ₹10,000। ऑन अकाउंट वर्ड क्या होता है ये आपको क्लियर कर दूं। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि ये आपका टेम्परेरी, मतलब नॉट फुल एंड फाइनल पेमेंट, इट इज द पार्ट पेमेंट, ठीक है। तो चूंकि इससे पहले हमने अमर को गुड्स सेल आउट किया है 20,500 का, और हमको उससे पैसा कितना लेना है 20,500, आउट ऑफ दैट ही हैज गिवन 10,000, इसलिए इसको कहा गया है ऑन अकाउंट, ठीक है। ये हमने चेक रिसीव किया है जो कि 15 मार्च का है, जबकि चेक रिसीव किया गया है 10 मार्च में, ठीक है। तो अगर कोई आगे की डेट का चेक आपको मिलता है तो ऑब्वियस सिंपल सी चीज है कि दैट कैन नॉट बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक टिल दैट डेट। तो 10 तारीख को अगर ये चेक मिला है तो ये 10 तारीख में जमा नहीं हो सकता है, डिपॉजिट नहीं हो सकता। देयरफॉर दिस ट्रांजेक्शन विल आल्सो नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बिकॉज क्योंकि यहां पे ना तो कैश और ना ही बैंक बैलेंस, कोई सा भी बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा है। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको ये भी कहा था कि इफ यू रिसीव अ चेक बट नॉट डिपॉजिट इन बैंक इन द सेम डे, तो आप उसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे, और जब भी इन फ्यूचर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा वो चेक, तब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये 10th में जो हमने चेक रिसीव किया है इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसके बाद हम आगे आते हैं रिसीव द चेक फॉर कमीशन ऑफ ₹7,000 एंड सेंड टू बैंक। ये हमने एक और चेक रिसीव किया है और उसके आगे लिखा हुआ है सेंड टू बैंक, तो इसका मतलब ये है कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड भी होगा, और चूंकि ये सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है तो इसको हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद अमर्स चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब हम 15 तारीख में अमर का चेक, चूंकि उसमें 15 तारीख की डेट थी तो बिफोर 15 उस चेक को हम बैंक में नहीं डाल सकते थे, है ना। तो 15 को हमने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है, अब हम उस चेक की एंट्री करेंगे बैंक में डिपॉजिट के लिए। उसके बाद हमने 16 में गुड्स परचेज किया है और उसको चेक से पेमेंट किया है, ठीक है। नाम लिखा हुआ है तो, और उसके साथ में आगे ये भी लिखा है कि वी हैव पेड बाय चेक, तो इसका मतलब ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर आगे ऐसा नहीं लिखा होता कि पेड बाय चेक तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते और ये हमारी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता।
उसके बाद हम आते हैं, अगला ट्रांजेक्शन बता रहा है अमर्स चेक बिकम डिसऑनर्ड। अमर का चेक डिसऑनर्ड हो गया, उसकी कैसे एंट्री होगी वो आपको बताऊंगा। और बैंक ने हमसे उसके लिए कुछ चार्ज भी लिए हैं, तो उस चार्ज की एंट्री क्या होगी वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद अमर पेड कैश। अब फाइनली अमर ने, चूंकि चेक जैसे ही उसका बाउंस हुआ हमने उसको इन्फॉर्म किया और उसने हमको उसके बदले में 20,000 कैश पे कर दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट। फिर उसके बाद है रिसीव पेमेंट इन कैश। हमने पेमेंट रिसीव कैश में किया है तो कैश बुक में एंट्री होगी। उसके बाद हमने सैलरी पे की है चेक से और कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं कैश से। और उसके बाद विड्रॉ, कैश विड्रॉ किया है फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर पर्सनल यूज बोथ। ठीक है, तो जब आप इन बिटवीन आपने कैश भी डिपॉजिट किया है बैंक में, तो जब भी आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं बिजनेस के लिए, तो उस सिचुएशन में आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी होती है। कॉन्ट्रा एंट्री यू नो वेरी वेल, द एंट्री विच विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कैश बुक। On one side it will be recorded in bank column, on another side it will be recorded in cash column. Obviously के कॉलम दोनों अलग अलग होंगे लेकिन सेम ट्रांजेक्शन एट द सेम टाइम दोनों साइड में रिकॉर्ड होगा, इसलिए इसको कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री या कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। और फिर फाइनली आपको बैलेंस निकालना है। नाउ लुक एट द बोर्ड कि मैं आपको इसको कैसे एंट्री करनी है वो यहां पे करके बता रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम लिखेंगे 2020 मार्च 1 ईयर आप लिखेंगे। यहां पर हम लिख रहे हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में यहां पे कैश का बैलेंस आएगा 24,000 कैश कॉलम में, लेकिन बैंक का बैलेंस जो है वो इस तरफ नहीं आएगा बिकॉज क्योंकि वो ओडी बैलेंस है। तो यहां पर आप लिखेंगे जब मार्च 1 और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैंक कॉलम में नेगेटिव बैलेंस है इसलिए 39,000 हम बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं 39,000। ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन 1 मार्च का ओवर हुआ। अब उसके बाद हम आते हैं अगला गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो यहां पर हम लिखेंगे मार्च 2 का ये ट्रांजेक्शन है, 2 सेल्स और कैश में हमने रिसीव किए हैं 17,000 रुपीज। ये 17,000 हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे एंड जो इसके कंटिन्यूएशन में ट्रांजेक्शन दे रखा है 20,500 जो कोई हमने अमर को सेल किया है और वो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है इसलिए यहां पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने 5 मार्च में फर्नीचर परचेज किया है मतलब पेमेंट किया है, तो पेमेंट साइड में एंट्री आएगी मार्च 5 में, मार्च 5 बाय फर्नीचर। और फर्नीचर का पेमेंट हमने किया है कैश में 3,500, तो ये कैश कॉलम में 3,500 आएगा। In addition to this, on the same day we have paid rent also, तो मार्च 5 में ही एक और एंट्री है बाय रेंट और ये अमाउंट 2,500 है, तो यहां पे हम कैश कॉलम में 2,500 मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 5th का ट्रांजेक्शन हुआ। नाउ वी आर कमिंग टू द ट्रांजेक्शन ऑन 10th, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर ऑन अकाउंट। लेकिन ये चेक बैंक पे डिपॉजिट नहीं हुआ है 10th में, इसलिए 10th में मतलब 10 मार्च को हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन द 10th मार्च। ये 12th मार्च में हम आ जाते हैं रिसीव अ चेक। तो मार्च 12 ये हमने चेक रिसीव किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन, तो हम यहां पर कमीशन डालेंगे टू कमीशन और अमाउंट ऑफ कमीशन है 7,000 थ्रू द चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो हम यहां पे इसके सामने बैंक कॉलम में 7,000 की एंट्री करेंगे, यहां कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद हम आते हैं 15th में जहां अमर का चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 15th में हम एंट्री करेंगे यहां पे टू चेक इन हैंड। ये जो एंट्री होगी ये चेक इन हैंड के नाम से होगी और आप ब्रैकेट में उसके आगे लिखेंगे अमर, जो कि स्पेसिफाई करेगा कि ये किसका चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। ठीक है, और अमर का चेक जो कि कितने का था, आपको मिला था 10,000 का, तो आप बैंक कॉलम में 10,000 की एंट्री
करेंगे। उसके बाद आते हैं हम 16 में, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित एंड पेड बाय चेक। तो ये पेमेंट की एंट्री है, हम यहां पर एंट्री करेंगे। डेट हमारी है 16 और ये हमने परचेज किया है, तो यहां पे हम परचेज के नाम से एंट्री करेंगे बाय परचेज, और अमाउंट जो है वो बैंक के कॉलम में जाएगी 16,000। इसके बाद आते हैं हम अगले 20 में, जो बता रहा है कि अमर का चेक डिसऑनर हो गया है। जब चेक डिपॉजिट की एंट्री इस तरफ होती है तो डिसऑनर की एंट्री इस तरफ होगी। आप यहां पर मार्च 20 में एंट्री करेंगे बाय अमर। अब ये चूंकि चेक अमर से मिला था, इसलिए आपको डिसऑनर में अमर का नाम लिखना पड़ेगा, और 10,000 रुपीज आप बैंक कॉलम में लिखेंगे। और इसके बाद सेम डेट में 20 मार्च में बाय बैंक चार्जेस के नाम से आप एंट्री करेंगे। ये 200 रुपीज बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, तो 200 की एंट्री हम यहां पर कर देंगे। आफ्टर दैट अब आते हैं अमर पेड कैश 20,000 इन फुल सेटलमेंट। अमर ने हमको 25 तारीख में कैश पेमेंट कर दिया पूरी अमाउंट का, तो यहां पे रिसीव्ड होगा पैसा हमें, तो यहां हम लिखेंगे टू अमर 20,000 रुपीज इन कैश कॉलम, क्योंकि पेमेंट अब कैश में मिल रहा है। और ये ग्रॉस पेमेंट था आपका 20,500, बट वी आर गेटिंग 20,000 इन फुल सेटलमेंट, इसलिए 500 रुपीज आपको लिखना होगा डिस्काउंट कॉलम में। ओके, उसके बाद हम आते हैं रिसीव्ड पेमेंट इन कैश फ्रॉम शिवम। शिवम से हमने 14,300 का एक पेमेंट रिसीव किया है कैश में, तो 26 मेरी एक गलती हो गई है कि हमने 15th में चेक कैश डिपॉजिटेड इन बैंक भी किया था, तो कैश डिपॉजिट की एक एंट्री मेरी मिस हो गई है, वो मैं अब आपको बीच में करके बताऊंगा। तो यहां पर हम उसको आप रीअरेंज कर लेंगे। जो हमारी बीच की डेट है 15 मार्च में, हम यहां पर करेंगे बाय बैंक, और हमने 8,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो यहां पे हम कैश कॉलम में लिखेंगे 8,000, और डिस्क्रिप्शन में आएगा टू बैंक बाय बैंक, और यहां पर आएगा 15th ऑफ मार्च में टू कैश, और बैंक कॉलम में हम लिखेंगे यहां पे 8,000। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके सामने हम यहां पर सी डाल देंगे। उसके बाद 26 में रिसीव पेमेंट इन कैश, तो 26 ऑफ मार्च में हम यहां करेंगे टू शिवम। शिवम से हमें पेमेंट रिसीव हुआ है कैश में 14,300 का, जो कि हम 14,300 कैश कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं पेड सैलरी बाय चेक। हमने सैलरी पे की है, तो पेमेंट साइड में आएगा बाय सैलरी, डेट है 27, चेक से पेमेंट हुआ है सैलरी का। फिर 11,500, तो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे 11,500, और बाय इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ये हम कैश कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमने ये कैश में पे किया है, तो 2,700 कैश कॉलम में हमने लिखा। उसके बाद 30th कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो बैंक से पैसा निकालेंगे, बैंक बैलेंस कम होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय कैश, और बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा 7,000। ऑन द अदर हैंड सेम एंट्री आपको इस तरफ रिकॉर्ड करनी है, यहां पर आप लिखेंगे टू बैंक,
और कैश कॉलम में अमाउंट आएगा 7,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री है 31 ऑफ मार्च में, यहां पर 31 ऑफ मार्च। इसके बाद वन मोर एंट्री, यहां पर एक और एंट्री है कि आपने 2,000 पर्सनल रुपीस पर्सनल पर्पस के लिए भी पैसा विड्रॉ किया है, तो वो मैं अब यहां पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं क्वेश्चन को मिटा के इसके नीचे सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। पर्सनल काम के लिए अगर पैसा निकाला जाता है तो उसको हम ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। 31 मार्च में हम इसको ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। पैसा बैंक से निकाला गया है तो 2,000 बैंक के कॉलम में यहां पर आएगा। इस तरीके से जो भी ट्रांजैक्शन थे वो हमने यहां पर रिकॉर्ड किए, और अब हमारी जो अगली स्टेप है दैट इज टू बैलेंस द कॉलम्स ऑफ कैश एंड बैंक। तो उसके लिए हमें टोटल लगाना है दोनों साइड का, और जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उसको एज बैलेंस हमें यहां पे पुट अप करना है। तो रिमेंबर कि इन कैश कॉलम हमेशा डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा, जबकि बैंक कॉलम में डेबिट या क्रेडिट कोई सा भी बड़ा हो सकता है, तो वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पे कैश कॉलम का टोटल लगा रहा हूं डेबिट साइड का। $82,300 मेरा टोटल आ रहा है। यही टोटल मेरा बड़ा टोटल है, इसलिए 82,300 मैं इस तरफ लिखूंगा, और उसके बाद डिफरेंस निकालूंगा जो कि मैं यहां पे बैलेंस के नाम से पुट करूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, मैं इस डिफरेंस का बैलेंस निकालता हूं। 0 0 5 5 10 7 17 6 23 2 2 4 और 8 12 12 13 14 14 15 16 17 17 5 22 कैरी ओवर 65,600 ये मेरा टोटल आ रहा है। अब मैं कैश बैंक के कॉलम का टोटल करूंगा और उसका बैलेंस फाइंड आउट करूंगा। तो उसमें मैं अगर चेक करता हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि इस तरफ का टोटल बड़ा है और इस तरफ का टोटल छोटा है, तो पहले मैं इस तरफ का टोटल कर रहा हूं। और अब मैं यहां पे बैलेंस निकालूंगा, तो यहां का बैलेंस जो है बैंक कॉलम का वो इधर आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये मेरा बैंक का बैलेंस आ रहा है जो स्टिल आउटस्टैंडिंग ओवरड्राफ्ट है। मतलब ये कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो 39,000 था वो बढ़ के अब 60,700 पर पहुंच चुका है। अब मुझे डिस्काउंट कॉलम को लेना है। डिस्काउंट कॉलम में बैलेंस नहीं निकाला जाता है, सिंपली यहां का जो टोटल आ रहा है वो आप यहां लिखेंगे, और अगर उधर कोई टोटल आ रहा है तो उधर लिख देंगे, नहीं आ रहा है तो यहां पे नील हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कैश बुक का क्वेश्चन खत्म होता है। बैलेंस कैसे निकालना है और ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है वो आपने ध्यान रखा। मेरी एक मिस्टेक ये हो गई थी कि एक ट्रांजैक्शन अधूरा ही मैंने पढ़ा था और उसको मिस कर गया था। चूंकि मैं वो उसके बाद के ट्रांजैक्शंस लिख चुका था, इसलिए मैंने 15th का ट्रांजैक्शन बाद में किया है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 15th का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उसकी डेट उसके बाद की डेट के उसके बाद में ही आएंगे। अब समटाइम्स वी फाइंड कि कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है हमारी, वो एक एंट्री यहां आ रही है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसके सामने ही लिखा जाएगा, या इधर आ रही है तो इसके सामने ही लिखा जाएगा। जहां पर भी आपके नाम आते, मतलब लाइन खाली है, बस वहीं पर आपको लिखना है, बीच में कोई गैप आपको नहीं छोड़ना है। और कॉन्ट्रा एंट्री को आमने सामने नहीं करना है, वो ऊपर नीचे हो सकती है बट दोनों तरफ रिकॉर्ड होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बीच में कहीं पर भी आपको गैप नहीं छोड़ना है। पेमेंट का ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे आप लाइन से करते जाएंगे, कोई गैप नहीं छोड़ना है। रिसीव्ड का जो भी ट्रांजैक्शन है वो आप यहाँ पे लाइन से करते जाएंगे, आपको
कोई भी बीच में गैप नहीं छोड़ना है कि अगर यहाँ पे 15 तारीख आ रही है और अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो हमारा आ रहा है वो, तो अगर यहाँ पे हमारा 20 तारीख का ट्रांजेक्शन आ रहा है तो यहां पर ही रिकॉर्ड होगा। ऐसा नहीं कि इसके सामने यहाँ पे 15 है तो आप 15 तक के ट्रांजेक्शन लिखेंगे और 20 के लिए आपको गैप छोड़नी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल लाइन से आप जैसे जैसे आपकी लाइन आती जाती है वैसे वैसे आपको उसको रिकॉर्ड करते जाना है। अकाउंटिंग में बीच में कहीं पर भी आपको स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से ये कैश बुक इन माय पॉइंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कॉलम कैश बुक आपका फिनिश हो जाता है।